अगर मान लो मैं मोलिकुलरिटी की बात करूं तो क्या होता है, देखिए एक्चुअल में जैसे सपोज दैट आपके पास में कोई एक रिएक्शन मैंने लिखी, मान लो सपोज दैट मैंने रिएक्शन लिखी A प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास में कोई प्रोडक्ट बन रहा है। मान लीजिए ये एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं और मैंने लिखा कि A प्लस बी इज इक्वल टू कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा और इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होकर के तब एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा होगा और इस केस में प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर हमारे पास में दो बातें होती हैं। देखो एक तो बात यह होती है कि जब तक इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगी, कोलिजन नहीं होगा, तब तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन देखिए ये जरूरी नहीं है, देखो मेरी बात समझना, ये जरूरी नहीं है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल में दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। ये बात जरूर है कि इन दोनों की वजह से ही रिएक्शन होगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करे ये जरूरी नहीं होता। तो हमें यहां पर जो देखना है उसको समझिए एक बार। सपोज दैट इससे पहले यहां पर A लिखा हुआ है और इससे पहले यहां पर B लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूं यहां पर dx ओवर dt की, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो इससे पहले जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे तो हमने ऐसे निकाला था करके, यहां पर था हमारे पास में K और उसके बाद में यहां पर हमने लिखा A और जो भी कुछ यहां पर इसका कोफिशिएंट था उसको मैंने यहां पर लिख दिया था और उसके बाद में फिर हमने लिखा यहां पर B और यहां पर हमने लिख दिया। तो देखिए जो भी कुछ यहां पर इनके कोफिशिएंट है, अगर हम इनको पावर में लगा देते हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो एक्चुअल में ये होता है हमारे पास में लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहां पर जो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है एक्चुअल में लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। इस केस में मैंने प्रैक्टिकल करके ये नहीं देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली इसकी किस पावर पर डिपेंड करता है, या रेट ऑफ रिएक्शन इसकी एक्चुअल में किस पावर पर डिपेंड करता है, या इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता भी है कि नहीं करता है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके चेक नहीं किया। होता क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हो सकता है कि प्रैक्टिकली इन दोनों में से किसी एक पर डिपेंड ना कर रहा हो, या हो सकता है कि जो इनकी यहां पर पावर हमने लिखी है इन पावर पर डिपेंड ना कर रहा हो प्रैक्टिकली। तो अगर हम प्रैक्टिकल करके चेक करें और प्रैक्टिकल करके हम ये चेक करें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल में क्या आएगा, तो यहां पर मैंने K लिखा और इस केस में मैंने यहां पर लिखा A और इसकी पावर मैंने यहां पर अल्फा लिख ली और इसकी पावर मैंने यहां पर लिख दी है बीटा, मैंने ये लिखा। लेकिन इस बार मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि इसकी किस पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और इसकी किस पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो जब हम प्रैक्टिकल करके रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ, इस बात को हम लोग कहेंगे रेट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन में जो भी कुछ यहाँ पे कोफिशिएंट है वो लिख दीजिए, और अगर हम रेट लॉ की बात करेंगे यानी कि प्रैक्टिकली हम लोग चेक करेंगे, एक्चुअल में अगर हम लोग चेक करेंगे तो उस टाइम पर आप लोगों को जो भी पावर यहाँ पर प्रैक्टिकली आई हैं वो लिखनी होगी और इसको आप लोग कहते हैं रेट लॉ। रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से लिखना, इट इज नॉन एज रेट लॉ। देखिए जो मोलिकुलरिटी है, अगर आपसे कहा जाए कि मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, अगर आपसे कहा जाए मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? तो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब है कि जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो जो भी यहां पर पावर आई है उन पावर को ऐड कर लीजिए। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप कर दोगे A प्लस B, ये आपने कर दिया तो ये हो गई मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसमें आपने कोई प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, आपने थ्योरेटिकली चेक कर लिया कि कितने कितने यहां पर मॉलिक्यूल्स थे और वहां पर इनको लिख दिया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है उसका मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकली देखिए कि इनमें से किस पावर पर, कितनी पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है कि आप यहां पर कर देंगे अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब प्रैक्टिकली चेक करके देखिए कि वहां पर क्या क्या पावर आ रही हैं, और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब है कि थ्योरेटिकली आप वहां पर उसको लिख दीजिए। तो उस कंडीशन में लॉ ऑफ मास एक्शन से जो भी पावर आ रही हैं उनको मोलिकुलरिटी कहा जाएगा।
जैसा कि अभी आपने देखा है, मैंने कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं। मैंने ये कहा है कि मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ऑर्डर एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। कभी भी रिएक्शन को डायरेक्टली देख करके हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। बिना प्रैक्टिकल करे आप ऑर्डर को नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर के लिए आपको प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी, रेट लॉ की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, इस केस में जो आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या डिफरेंट टाइप के केसेस आपसे पूछे जाते हैं, उसमें एक तो यही पूछा जाता है कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर से कि जो बेसिक डेफिनेशन है, जो इसका बेसिक मतलब है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हुए चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा है कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जो हमारे पास में मोलिकुलरिटी है उसको आप रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास में कोई एक रिएक्शन लिखी हुई है और वो रिएक्शन इस तरीके से है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास में है C12H22O11 प्लस आपने यहाँ पर कर दिया है H2O एंड दैट गिव्स, यहाँ पर है हमारे पास में C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का है और ये सुक्रोज हमने लिया है। तो ये सुक्रोज और यहाँ पर ये ग्लूकोज और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है फ्रक्टोज। अब इस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम इसको दो तरीके से इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास। एक मेथड तो हो सकता है कि जब हम केवल लॉ ऑफ मास एक्शन से, यानी कि dx/dt, लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन दें, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर K आएगा, यहाँ पर हमारे पास में आएगा C12H22O11 और यहाँ पर हमारे पास में आएगा H2O। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने इस टाइम पे लिखा है, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। इसको भी मैंने कंसीडर कर लिया, इसको भी कंसीडर कर लिया। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt दैट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर K डैश मान लेता हूँ। अब देखिए क्या हुआ इसमें। जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो एक्चुअल में वाटर की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस समय पर रिएक्शन होती है उस समय पर वाटर की कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती हुई चली जाती है। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि भाई सुक्रोज से आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाओ, तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिकली बताता हूं। आपने वाटर लिया और वाटर के अंदर आपने वहां पर सुक्रोज को मिलाया। सुक्रोज को मिलाने से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना उसको अलग कर लो। उसके बाद में फिर और सुक्रोज मिला दीजिए। उसके बाद में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना उसको हटा लीजिए। आपको पानी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, यहां पर नहीं है। वाटर की कंसंट्रेशन पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। आप पानी को ले लीजिए बड़े अमाउंट में और उसके बाद में सुक्रोज को बार बार मिलाइए और ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ से निकलता रहेगा। सुक्रोज को मिलाइए और यहाँ पर बनता रहेगा। पानी की कंसंट्रेशन पर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो मतलब ये निकला कि प्रैक्टिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल में इस पर डिपेंड नहीं करता, वो इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा C12, यहाँ पर हो जाएगा H22O11। मतलब प्रैक्टिकली ये आता है और थ्योरेटिकली ये आता है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो इस टाइम पर ये लिखा हुआ है, ये है हमारे पास में लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, और जो ये लिखा हुआ है ये है हमारे पास में रेट लॉ के अकॉर्डिंग। मैं इधर से फिर बात को आपको समझाता हूं डिटेल में। मैंने कहा है कि ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये लिखा हुआ है हमारे पास में रेट लॉ के अकॉर्डिंग। अब इस केस में अगर हम यहां पर चेक करें कि मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या आएगी, तो आप मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन को चेक कर सकते हो। यहां पर मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन आएगी हमारे पास में, देखिए 1 + 1, यानी कि ये आ जाएगी 1 + 1 दैट इक्वल टू 2। लेकिन अगर इस रिएक्शन के ऑर्डर की आप बात करोगे तो इसमें केवल एक ही है, वाटर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर पावर एक ही रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1। तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी वो 2 होती है लेकिन ऑर्डर 1 होता है। आपको यहाँ पर मैं एक टर्म भी समझा देता हूँ। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसकी मोलिकुलरिटी तो 2 हो और ऑर्डर 1 हो, तो इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है, इसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, और वो होता है हमारे पास में
स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, उनको आप स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, जिनकी मोलिकुलरिटी तो 2 हो और जिनका ऑर्डर 1 आया हुआ हो। तो इस टाइप की अगर कोई रिएक्शन है तो उसको आप स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। तो मैंने आपको समझाया कि इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आया है और मोलिकुलरिटी क्या आया है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये है और रेट लॉ ये है। वैसे इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन में अंतर नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में अंतर नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है, एक्चुअल में हमने ये किया है कि ये कांस्टेंट था और रिएक्शन के दौरान ये भी कांस्टेंट रहता है, तो हमने एक्चुअल में इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट यहाँ पर बना लिया। मतलब ये निकला कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू वास्तव में K डैश लिखा हुआ है। इससे कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जब ये रिएक्शन होती है तो वाटर की कंसंट्रेशन पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जब इसकी कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहती है। और जब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना लीजिए, तो इस कंडीशन में यहाँ पर रेट लॉ आ जाएगा। क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको थोड़ी आप चेंज कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन तो आप डिटरमाइन करोगे, इसको चेक करोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करके उसके बाद में आप लोग ये देखोगे कि थियोरेटिकली आपने क्या लिखा है और प्रैक्टिकली आपने क्या लिखा है, वो अलग बात हो गई।